अगर मैं आपसे ये कहूं कि आज के इस कुछ मिनटों की क्लास में मैं आपको अकाउंटिंग का पूरा सार बता दूंगा, नहीं, मैं नहीं मानता। जिसको आप जानते हैं तो आप अकाउंटिंग में सब जानते हैं और एज अ स्टूडेंट या प्रोफेशनल आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं जानते हैं तो शायद आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, आज जो मैं ये बताने जा रहा हूं ना, इसको पहले से ही जानते हैं, शायद इसके महत्व को नहीं समझते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। हेलो फ्यूचर्स ऑफ इंडिया, मैं संदीप पाठक कॉमर्सशाला के इस वर्चुअल क्लासरूम में जो नए हैं उनका स्वागत करता हूं, और जो पुराने हैं उनके विश्वास और सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, जो मॉडर्न मेथड ऑफ अकाउंटिंग है, जिसको हम अमेरिकन सिस्टम अकाउंटिंग भी कहते हैं, अकाउंट्स को ब्रॉडली हम 6 हेड्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, ड्राइंग। अच्छा, अब एक बात बताइए, जब भी आप अकाउंटिंग वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या वो डबल एंट्री शब्द नहीं है जो आपके दिमाग में आता है? और ये आना भी चाहिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग का नींव है, फाउंडेशन है, पूरा अकाउंटिंग इस पे टिका हुआ है। इस सिस्टम के हिसाब से आप कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करते हैं, ध्यान रखना मैंने इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कहा है, कोई एक्ट या ट्रांजेक्शन नहीं। क्या आप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जानते हैं? जानते हैं तो कमेंट में बताइए। अगर नहीं जानते हैं तो इस पे 1 मिनट से भी कम का वीडियो है जो इकोनॉमिक्स 60 सेकंड में आपके वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इस अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगा तो उसका 2 इंपैक्ट होगा, एक डेबिट, दूसरा क्रेडिट इंपैक्ट होगा। और हर अकाउंट का अपना एक फेवरेबल बैलेंस होता है, जैसे कि असेट्स का डेबिट होता है, कैपिटल का क्रेडिट, लायबिलिटीज का क्रेडिट, इनकम का क्रेडिट, एक्सपेंसेस का डेबिट, ड्राइंग का डेबिट। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का ये मतलब है कि जब भी असेट्स इंक्रीज होगा तो उसका फेवरेबल बैलेंस क्या है? डेबिट। तो उसके इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, या तो दूसरे लैंग्वेज में बोले तो डेबिट करने से ये इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, इनकम इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो डेबिट, और ड्राइंग अगर ज्यादा आप कर रहे हैं तो क्या होगा? आपका डेबिट होगा। अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन ये सारे जो है डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा। एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल आपका डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी, इनकम डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएगा, और आपका ड्राइंग जो है क्रेडिट हो जाएगा। तो आप अकाउंटिंग में कुछ भी कर रहे हो, जर्नल बना रहे हो, लेजर बना रहे हो, या कुछ और भी, तो आपको 2-3 प्रश्न अपने आप से पूछने हैं और 3-4 स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या? पहला प्रश्न पूछना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हुआ है उसमें कौन से 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट पे तो इंपैक्ट आएगा ही, और 2 से ज्यादा भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो क्या कौन से वो अकाउंट्स हैं? दूसरा, उस अकाउंट का नेचर क्या है? अभी जो हमने 6 हेड्स की बात की ना, उसमें कैटेगराइज करना है कौन से नेचर का है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, एटसेट्रा। तीसरा कि देखिए कि वो जो अकाउंट है उसका जो बैलेंस है इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली हम डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। चलिए इसको हम एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो मान लेते हैं एक ट्रांजैक्शन हम समझते हैं कि आपने एक फर्नीचर परचेज किया कैश में, है ना? तो परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, है ना? ये कैश ट्रांजैक्शन है, आपने फर्नीचर परचेज किया। तो आप सोचिए कि इसमें कौन से 2 अकाउंट है। आपका क्या सोचना है? ये जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में क्या कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? एक तो फर्नीचर है, दूसरा है आपका कैश। ये 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, ये 2 अकाउंट आपका इन्वॉल्व है ना। अब देखिए इसका नेचर बताइए आप मुझे। फर्नीचर का नेचर क्या है? फर्नीचर आपका क्या है? असेट्स है। और ये कैश क्या है? ये भी असेट्स है। तो मैंने जो आपको 3 प्रश्न पूछे थे, तो आपने पहला प्रश्न कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व इस ट्रांजैक्शन में? ये 2 अकाउंट है, फर्नीचर और कैश। दूसरा प्रश्न, इन दोनों का नेचर क्या है? आप बोलो दोनों का ही नेचर असेट्स है। अब बताइए इसमें से कौन सा इंक्रीज हुआ है, कौन सा डिक्रीज हुआ है? आपने जब फर्नीचर परचेज किया तो क्या आपका फर्नीचर बढ़ा नहीं क्या? हाँ, ये क्या हो गया? इंक्रीज हुआ है। और दूसरा कि आपने जब फर्नीचर परचेज किए तो आपने कैश का पेमेंट किया होगा, बिजनेस से आउटफ्लो हुआ है, तो कैश क्या हुआ है आपका? डिक्रीज हुआ है। अच्छा, आप इसका नेचर समझ गए, इंक्रीज डिक्रीज समझ गए, तो क्या इसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? तो ये एसेट का नेचर है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज होने पे फेवरेबल बैलेंस क्या होता है एसेट का? इंक्रीज होने पे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी एसेट्स है, तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसकी अगर हम जनरल एंट्रीज करना चाहें तो क्या लिख देंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
2, अच्छा 2 जब हम लिखते हैं ना, थर्ड लेटर से हम 2 वर्ड लिखते हैं। 2 आपका कौन सा अकाउंट है? 2 कैश अकाउंट, ठीक है। और फिर इसका जो नरेशन आप लिखते हैं, नरेशन बेसिकली क्या है? इस पूरे ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कि आपने क्यों इसको डेबिट किया है, क्यों इसको क्रेडिट किया है। तो बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, ठीक है, ये आपका जो है हो जाएगा। अच्छा बहुत सारे बच्चे होते हैं, अब उनको ना ये दिक्कत होती है कि पहले आप कोई भी ट्रांजेक्शन जनरल करते हैं फिर लेजर में करता है, डायरेक्टली लेजर नहीं कर पाते। तो आज इस वीडियो में ना मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। देखिए इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन सा? आपने ट्रांजेक्शन देखा तो आपने कहा कौन सा 2 अकाउंट इन्वॉल्व है? आपने बोला कैश अकाउंट इन्वॉल्व है, ये इसका डेबिट साइड और ये इसका क्रेडिट साइड, ठीक है। ऐसे ही आपका फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है, ये इसका डेबिट साइड, ये इसका क्रेडिट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, ये टी शेप में होता है, इसी को हम लेजर बोलते हैं। अब देखिए आपका असेट जो है इंक्रीज हुआ है, फर्नीचर जो है एसेट था, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज होने से क्या करता है? डेबिट। तो इसका डेबिट साइड कौन सा है? ये। तो इसके साइड में आप लिख देंगे 2 और दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश, तो 2 कैश अकाउंट, ठीक है। अब आपका कैश अकाउंट है, ये क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है और इसका नेचर क्या है? असेट्स। डिक्रीज होने पे क्या करता है? क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्या? तो उसके अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर। किस कारण से डिक्रीज हुआ है? फर्नीचर परचेज करना है, तो क्या होगा भाई? फर्नीचर अकाउंट। आप समझ रहे हैं? तो डायरेक्टली आप लेजर कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप जनरल से लेजर करना चाहे तो एक और तरीके से सोच सकते हैं। देखिए यहां फर्नीचर है, फर्नीचर के अपोजिट में कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है। इसमें क्या वर्ड यूज हुआ है? 2। इसमें वर्ड क्या यूज हुआ है? 2। तो 2 कौन से साइड में आता है? इस साइड में, तो इसके 2 वाले साइड में आएगा। अब देखिए कैश दूसरा अकाउंट है, इसके अपोजिट में कौन सा? फर्नीचर। यहां 2 है, मतलब यहां क्या होता है? बाय। तो कौन से साइड में आएगा? इसके बाय वाले साइड में आएगा, तो बाय फर्नीचर अकाउंट। ऐसे भी सोच सकते हैं या डायरेक्टली आप ट्रांजेक्शन से कर सकते हैं, है ना। तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन है आपको ऐसे ही देखना है, 3 स्टेप में सोचना है कि आपका कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उसका जो है आप इंक्रीज हुआ है, उसका नेचर क्या है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली डेबिट क्रेडिट कर देंगे। अब जो भी जनरल लेजर करते हैं। अच्छा अब मान लीजिए कि अब क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? वो ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, नाम से ही पता चल ट्रायल बैलेंस, क्योंकि आपको पता है अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन का 2 इंपैक्ट होगा, डेबिट और क्रेडिट। और डेबिट और क्रेडिट बराबर होगा। जितना डेबिट से आपको कोई ट्रांजैक्शन जितना डेबिट करेगा इंपैक्ट, उतना ही क्रेडिट में उतने अमाउंट का इंपैक्ट करेगा। मतलब डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होगा, मतलब दोनों साइड हमेशा बराबर होगी। तो अकाउंट आपका बैलेंस होना चाहिए, मतलब डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए। तो जो हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उससे पहले हम चेक करते हैं कि वहां जाके कोई गलती पता चले, पहले हम ट्राई करते हैं। जैसे एग्जाम से पहले आप अपना बैग में देख लेते ना, पेंसिल है कि नहीं, पेन रखा कि नहीं रखा, ये रखा कि नहीं रखा। ऐसा तो नहीं एग्जाम हॉल में जाके चेक करते, तो पहले आप चेक कर लेते हैं। ऐसे ही आप क्या करते हैं, तो आप ट्रायल बैलेंस की अगर बात करें तो नाम से ही पता चलता है बैलेंस का ट्रायल कर रहे हैं। तो अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो एक डेबिट का अमाउंट कॉलम होता है, क्रेडिट का अमाउंट कॉलम होता है और एक पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है कि नहीं होता है? पर्टिकुलर्स में आप अकाउंट्स लिखते हैं, कौन कौन से हेड्स ऑफ अकाउंट है, जो हमने बात की अकाउंट्स लिखते हैं, कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, वो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। समझ रहे ना? ये आप देखते हैं। अब इसको कैसे करेंगे? आप सिंपल बताऊं, जिस भी अकाउंट का जो नेचर होता है, मान लो कोई असेट्स वाला अकाउंट है, कॉमन सी बात, उसका डेबिट में रिकॉर्ड होगा। आपका लायबिलिटी वाला है, क्रेडिट में होगा। कैपिटल वाला है, क्रेडिट में होगा। इनकम वाला है, उसका क्रेडिट में होगा। सारे अकाउंट में होंगे। बस एक अकाउंट में थोड़ा सा ये दिक्कत हो जाती है। जैसे आपका जो बैंक वाला जो बैलेंस होता है, तो बैंक में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। जो करंट अकाउंट होल्डर होते हैं, वैसे तो अब सेविंग अकाउंट में भी, जैसे जनधन में अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, बहुत सारी बैंक देती है। अदरवाइज करंट अकाउंट होल्डर को आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है। तो बैंक का निगेटिव बैलेंस हो सकता है, मतलब जितना बैलेंस है आपके बैंक में उससे ज़्यादा आप यूज कर सकते हैं। तो उसका आपको बैलेंस चेक करना पड़ता है कि डेबिट है या क्रेडिट है। फेवरेबल बैलेंस तो डेबिट ही है, लेकिन ओवरड्राफ्ट हो जाने पे एक तरह से लायबिलिटी बनी तो क्रेडिट हो जाए। अदरवाइज सारे अकाउंट्स का ऐसे ही करते हैं। अदरवाइज आप क्या करते हैं, हर अकाउंट का आप टोटल करते हैं और जो भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, जिस साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आप लिखते हैं, उस साइड वाले को उस वाले साइड में लिखते हैं, मतलब उसका जो अकाउंट का जो अपना फेवरेबल बैलेंस है उस वाले साइड में लिखते हैं। तो मान लो कोई फर्नीचर है, तो फर्नीचर का जो टोटल बैलेंस आएगा, जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, उसके डेबिट साइड में लिखाएगा। मान लीजिए कोई लायबिलिटी है, वो क्रेडिट साइड में लिखाएगा। क्रेडिटर है, क्रेडिट साइड में लिखाएगा। तो ऐसे आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो और डेबिट क्रेडिट आपका मैच हो जा रहा है, मतलब आपका अकाउंटिंग सही है। तो इस एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस समझाया। लेकिन आप ये इस बात को समझिए, ये जो
डेबिट क्रेडिट का रूल है, ये फाउंडिंग ब्लॉक है अकाउंटिंग का। अगर आप ये समझते हैं तो एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रोफेशनल आपको अकाउंटिंग में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि इस तरह की और भी वीडियोज़ मैं लाने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वर्चुअल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।